फ्रेंड, इस वीडियो में हम इंडियन बैंकिंग सिस्टम का पार्ट 2 को कवर करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ आरबीआई और क्लासिफिकेशन ऑफ बैंकिंग तक कर लिया था। इस वीडियो में हम प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस से जो बैंकिंग का हिस्ट्री रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। तो इसको हम दो पार्ट में स्टडी करते हैं। एक तो प्री इंडिपेंडेंट पीरियड जो है 1786 से 1947 तक का जो पीरियड है वो प्री इंडिपेंडेंट पीरियड है। जो ब्रिटिश का टेन्योर था उस समय बैंकिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है प्री इंडिपेंडेंट फेज। और दूसरा फेज क्या है? पोस्ट इंडिपेंडेंट फेज है, जो इंडिपेंडेंट के बाद 1947 के बाद का जो पीरियड है उसमें। तो इसमें हम क्या देखेंगे? प्री नेशनलाइजेशन पीरियड है 1947 से 1959 तक 69 तक, जिसमें इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन फर्स्ट फेज में होता है 1969 में। फिर सेकंड फेज नेशनलाइजेशन का जो होता है वो 1984 के आसपास 6 अदर बैंक्स का नेशनलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे मैंने प्री इंडिपेंडेंट फिर से लिख दिया है, ये एक्चुअली प्री इंडिपेंडेंट का सेकंड फेज हो जाएगा ना। तो सेकंड फेज में 1969 से 1991 तक का है सेकंड फेज, और इसमें 1980 के डेकेड्स में 6 अदर बैंक्स का नेशनलाइजेशन होता है, और ये भी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही होता है। फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस का थर्ड फेज की बात करें तो 1951 जो एलपीजी रिफॉर्म होता है डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जो होती है 1992, तो वहां से लेके अब तक का जो पीरियड है वो बैंकिंग सिस्टम का थर्ड फेज होता है। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड 1786 से 1947 तक रहता है। इसमें इंडिया का सबसे पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान को एस्टेब्लिश किया जाता है 1770 में। इसके 3 साल के बाद रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कलकत्ता में होता है और जिसके गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग होते हैं। फिर बाद में ये बैंक 1770 से लेकर 1832 तक चला। फिर उसके बाद ये बैंक फेल हो जाता है और इसको सीज कर दिया जाता है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगर देखा जाए तो पूरे कंट्रीज में 600 बैंक्स को रजिस्टर्ड किया गया था, लेकिन उसमें से कुछ ही बैंक्स को मैनेज कर पाए, बाकी जो बैंक्स थे वो फेल हो गए। तो उसमें से कुछ मेजर बैंक्स हैं, जैसे कि द जनरल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, 1786 से 1791 तक चला था ये। फिर उसके बाद अवध कमर्शियल बैंक है, ये 1881 से लेकर 1958 तक चला था। फिर उसके बाद बैंक ऑफ बंगाल हो गया, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक। उस समय के जो ब्रिटिश टेरेटरी था, जो कंप्लीटली ब्रिटिश के अधीन था, वो 3 टेरेटरी था, 3 प्रोविंसेस था, है ना। तो पहला था बंगाल प्रोविंस, जिसमें बैंक ऑफ बंगाल एस्टेब्लिश होता है 1809 में। फिर उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, और मद्रास प्रेसिडेंसी में बैंक ऑफ मद्रास को एस्टेब्लिश किया जाता है 1843 में। फिर अंडर द ब्रिटिश रूल कौन कौन से ऐसे बैंक्स रहे जो एस्टेब्लिश हुए? सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड एस्टेब्लिश 3 बैंक्स ऑफ बंगाल। तो उस समय 3 बैंक को एस्टेब्लिश किया गया। बैंक ऑफ बंगाल था, और फिर उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे था एंड बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स थी, जिसको हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है। और फिर ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स आगे चल के 1921 में तीनों को मर्ज कर दिया जाता है। जो वायसराय जो क्वीन विक्टोरिया, जो ब्रिटिश क्राउन का जो शासन होता है, फिर उसके बाद तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मर्ज करके एक सिंगल बैंक बना दिया जाता है, जिसे हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं 1921 में।
और फिर बाद में जाके ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो अभी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था। फिर बाद में 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया। हमने देखा है कि 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन 1959 में होता है इंदिरा गांधी की सरकार में। फिर उसके बाद 1980 में 6 अदर बैंक्स का भी नेशनलाइजेशन होता है। लेकिन उससे पहले भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो टेन्योर रहा है उसमें उनके कार्यकाल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रीनेम कर दिया जाता है 1955 में। यहाँ पे 1995 ये गलत लिखा है, तो ये 1955 हो जाएगा। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। उसके अलावा प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में कुछ और बैंक्स हैं, जैसे कि इलाहाबाद बैंक की बात करें तो ये 1865 में एस्टेब्लिश हुआ था यूरोपियंस के द्वारा। फिर उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक 1854 में लाहौर में एस्टेब्लिश किया गया था पंडित लाला लाजपत राय के द्वारा, जो कंप्लीटली इंडियन के द्वारा कंट्रोल किया गया पंजाब नेशनल बैंक। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ऐसा कौन सा बैंक है जो फुली कंट्रोल था इंडियन के द्वारा, तो वो जो बैंक था वो पंजाब नेशनल बैंक, जो अपना स्वदेशी बैंक था। जो अपना जो स्वदेशी बैंक होगा वो पंजाब नेशनल बैंक, जो फुली कंट्रोल, कंप्लीटली कंट्रोल किया गया था इंडियन के द्वारा, और जो लाला लाजपत राय के द्वारा ये स्टेब्लिश किया गया था 1894 में लाहौर में स्टेब्लिश किया गया था। फिर उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1906 में ही हो जाता है। फिर उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में और कैनरा बैंक 1906 में। फिर उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में एग्जिस्टेंस में आता है। अगर हम बात करें कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में बहुत सारे बैंक्स फेल हो जाते हैं, फेल टू सर्वाइव, मतलब सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो इसका रीजन क्या है? तो इसके बहुत सारे रीजन्स हैं और इसके बहुत सारे कंक्लूजन भी ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो पहला रीजन क्या है? इंडियन अकाउंट होल्डर्स हैड बिकम फ्रॉड प्रोन, लैक ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी। तो उस समय बहुत सारे मशीन टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं था, सिंपली मैनेज होता था रजिस्टर्स के द्वारा। अभी तो कंप्यूटर आ गया है तो, लेकिन उस समय उतना स्ट्रिक्ट कोई लॉ नहीं था और लैक ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा फ्रॉड के बहुत सारे केसेस हुए, तो इस वजह से वो बैंक्स को बंद करना पड़ा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? ह्यूमन एरर्स और टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा था, तो इसकी वजह से भी वो बैंक फेल हो जाते हैं। फ्यूअर फैसिलिटीज, लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल प्रॉपर नहीं था। और following pre-independence period was the post-independence period, which observed some significant changes in banking industry scenario and फिर उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए, तो धीरे धीरे वो जो फ्रॉड केसेस थे उसको उसमें मॉडिफिकेशन के थ्रू उसको सही कर दिया गया। फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करते हैं तो 1947 से लेकर 1991 तक का जो समय है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस का ये आपका दूसरा फेज हो जाएगा, क्योंकि 1947 से लेकर 1969 तक पहला फेज होता है। तो ये दोनों फेज एक ही में मैंने कवर कर दिया इसमें। एट द टाइम ऑफ इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, ऑल द मेजर बैंक ऑफ द कंट्री वर लीड प्राइवेटली, which was a cause of concern of people belonging to rural areas were still dependent on money lenders for financial assistance। तो उस समय के जो बैंक्स थे, ज्यादातर बैंक्स प्राइवेट सेक्टर बैंक थे, तभी इंदिरा गांधी ने उसको उन बहुत सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ताकि जो रूरल एरिया में जिनको लोन वगैरह चाहिए वो आसानी से, क्योंकि ट्रस्ट नहीं था पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे, तो जब वो गवर्नमेंट के अधीन जो बैंक्स आते हैं तो उस पर पब्लिक का ट्रस्ट होता है और फिर वो मनी लेंडिंग के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट भी हो जाता है, सहायता हो जाती है फाइनेंशियली। With an aim to solve this problem, the then government decided to nationalization the bank. These banks were nationalized under the Banking Act 1949। तो बैंकिंग एक्ट 1949 के तहत बहुत सारे बैंकों का
राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज इन 1940। अगर बात करें आरबीआई की, आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1949 को आरबीआई का 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन होता है। बात करें एसबीआई की तो 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का नेशनलाइजेशन होता है। फिर उसके बाद बहुत सारे बैंक्स 1969 में जो 14 बैंक्स हैं उनका भी नेशनलाइजेशन होता है। और फिर उसके बाद सब्सिडरी ऑफ एसबीआई थी उनका, जैसे यहाँ पे देखें तो इलाहाबाद बैंक हो गया। नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स इन 1969 to 1991 एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई। तो एसबीआई का फॉर्मेशन कैसे हुआ 1955 में, उसको देखेंगे और उनके जो सब्सिडरी बैंक्स हैं तो उनको भी कवर कर लेंगे। तो इस वाले स्लाइड में क्या है, 14 बैंक जो थे जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया था उनका नाम है इसमें। तो सबसे पहला बैंक इलाहाबाद बैंक था, फिर उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा और देना बैंक। फिर उसके बाद 8वां इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक और यूको बैंक। ये 14 बैंक थे जो फर्स्ट फेज में जिनका नेशनलाइजेशन इंदिरा गांधी की सरकार में होता है। फिर उसके बाद सेकेंड फेज है नेशनलाइजेशन में, जिसमें 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था 1980 में। और 1959 में एसबीआई की 6 सब्सिडरी हैं उनको भी नेशनलाइजेशन, मतलब उनके सब्सिडरी को मर्ज कर दिया गया एसबीआई में। जो एसबीआई की सहायक बैंक्स थे उनको एसबीआई सिंगल बैंक में ही मर्ज कर दिया गया। तो उसमें से 6 बैंक कौन कौन से हैं जिसका नेशनलाइजेशन हुआ है? तो पहला आंध्रा बैंक है, और फिर उसके बाद कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक। तो ये 6 बैंक्स हैं जो सेकेंड फेज में जिनका नेशनलाइजेशन होता है। फिर स्टेट बैंक के कुछ सब्सिडरीज आप देखिए तो इसमें स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। तो ये जो 6-7 बैंक्स हैं ये सब्सिडरी हैं एसबीआई की। तो एसबीआई की सहायक बैंक्स हैं, तो इन सबको मर्ज करके एसबीआई में ही मिला दिया गया। तो ये मतलब एक तरीके से नेशनलाइजेशन हो गया और मर्ज भी कर दिया गया। तो 1969 में ये कथा होती है। फिर उसके बाद मर्जर ऑफ बैंक की बात करें तो ऑल दिस वर लेटर मर्ज विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो सब्सिडरी थी उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2017 में मर्ज कर दिया गया, एक्सेप्ट फॉर द पहले नेशनलाइजेशन होता है 1959 में और फिर उसका मर्जर होता है बाद में चल के। एक्सेप्ट फॉर द स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र विच मर्ज इन 2008 एंड स्टेट बैंक ऑफ इंदौर विच मर्ज इन 2010। तो ये जो एसबीआई के सब्सिडरी उनका ईयर दिया है कब कब मर्जर हुआ है। फिर उसके बाद नोट में एक पॉइंट है, द रीजनल रूरल बैंक आरआरबी, जिसका जो नींव था वो महात्मा गांधी ने ही रख दिया था, वर एस्टेब्लिश इन द ईयर 1975। 2 अक्टूबर 1975 में आरआरबी का एस्टेब्लिशमेंट होता है। रीजनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पे एक तरीके से सहायता के लिए वो ये रीजनल रूरल बैंक को डेवलप किया गया था। इम्पैक्ट ऑफ नेशनलाइजेशन, क्या इम्पैक्ट रहा है? तो इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो there were various reasons why the government choose to nationalize the banks, give below in the impact। हाँ ये तो नीचे given below impact। तो कौन से impact है? This lead to an increase in fund and thereby increasing the economic condition of the country। तो फंड को इंक्रीज करना और इकोनॉमिक कंडीशन को बूस्ट करना ये पहला इम्पैक्ट रहा है। उससे इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो गई। एफिशिएंसी, क्योंकि वो बैंक सारी सरकार के अधीन आ गई तो वहां पे एफिशिएंसी में काफी सुधार हुआ। हेल्प इन बूस्टिंग द रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इन द कंट्री। तो रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, हमने बात किया था अभी आरआरबी की। तो आरआरबी जो था वो रूरल एरियाज में डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। फिर एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास नाबार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड।
और आरआरबी एक दूसरा बैंक है 1975 में, और नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट आई थिंक 1980s के दशक में होता है। इट ओपन अप अ मेजर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल, तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी वहां से बन गई। द गवर्नमेंट यूज्ड प्रॉफिट गेन बाय बैंक्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, तो वहां पे इंटरेस्ट के साथ कुछ प्रॉफिट भी मिलने लगा, तो ये बेटर हो गया। द कंपटीशन डिक्रीज विच रिजल्ट इन द इंक्रीज वर्क एफिशिएंसी, अब कंपटीशन कम हो गया क्योंकि प्राइवेटाइजेशन को हटा दिया गया, तो कोई कंपटीशन ही नहीं भाई, वो तो सारी गवर्नमेंट के अंदर आ गई। तो वहां से क्या हुआ कि एफिशिएंसी इनहेंस हो गया वहां से। तो ये कुछ इम्पैक्ट है नेशनलाइजेशन की, क्या प्रभाव रहा, क्या बेनिफिट रहा पूरे कंट्री में। लिबरलाइजेशन पीरियड हमें पता है कि 1992 में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उसमें एक एलपीजी रिफॉर्म्स आया था, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, जिसे हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के भी नाम से जानते हैं। तो 1991 और 92 से लेके अब तक का जो पीरियड है उसको हम लिबरलाइजेशन पीरियड कहते हैं। इसमें फाइनेंशियल सुधार हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह तब उस समय हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, बाद में चल के प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। वो 2005 के आसपास बने थे वो, है ना। 2005 से लेकर 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही थी और वो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पद पे थे। पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर में थे। जब एलपीजी रिफॉर्म हुआ था तो उस समय वो डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। Once the bank were established in the country, regular monitoring and regulation needs to be followed to continue the profits. तो रेगुलेशन में सुधार हुआ, मॉनिटरिंग हुई, इस तरीके से प्रॉफिट्स प्रोवाइडेड बाय द बैंकिंग सेक्टर। तो जो इंटरेस्ट हमको मिलता है एफडी पे, सेविंग अकाउंट्स पे जो इंटरेस्ट मिलता है तो वो हमारे एक तरीके से प्रॉफिट होता है। और वहां से जो बैंक होते हैं वो हायर रेट्स पे किसी को लोन देते हैं तो वहां से वो अर्निंग कर लेते हैं। इस तरीके से बैंक काम करता है। किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं बैंक्स, या बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसको लोन दे दिया हायर इंटरेस्ट पे, तो वहां से अर्निंग कर लिया। और जो सेविंग अकाउंट होल्डर्स हैं उनको भी इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो कम मिलता है। The last phase or ongoing phase of the banking sector development plays a hugely significant role. तो लास्ट फेज में जो बैंकिंग सेक्टर का डेवलपमेंट है तो बहुत ज़्यादा उसका रोल रहा है हमारे इकोनॉमिक कंडीशन। तो अभी आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर हमारा उस समय 50 के आसपास उसका रोल था, 40 to 50%। लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसमें जो सर्विस सेक्टर है हमारे इंडिया का, उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा रोल रहा है। To provide stability and profitability to the nationalized public sector banks. To provide stability and profitability to the nationalized public sector bank, the government decided to set up a committee under the leadership of Sri M. Narasimhan to manage the various reforms in the Indian banking industries. तो स्टेबिलिटी मतलब एक तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें और सिक्योरिटी की बात करें तो उसके इसको देखते हुए एक रिफॉर्म्स आया था। लीडरशिप किसके लीडरशिप में? एम नरसिम्हन के लीडरशिप में रिफॉर्म्स आया था, बैंकिंग रिफॉर्म्स। तो वहां से चीजें काफी और अच्छी हो गई। द बिगेस्ट डेवलपमेंट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। तो पहला डेवलपमेंट क्या रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का भी डेवलपमेंट हुआ। आरबीआई गेव लाइसेंस टू 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स टू एस्टेब्लिश देमसेल्व्स इन द कंट्री, दीज बैंक्स इंक्लूडेड। तो आरबीआई ने 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी लाइसेंस दे दिया कि ठीक है भाई आप भी बैंक खोल सकते हैं। तो उसमें से पहला बैंक क्या था? ग्लोबल ट्रस्ट बैंक था। दूसरा आईसीआईसीआई बैंक था। तीसरा एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, इंडसलैंड बैंक, सेंचुरियन, आईडीबीआई, टाइम्स डेवलपमेंट एंड क्रेडिट बैंक्स। तो ये कुछ 10 प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं जिनको डेवलपमेंट के लिए नरसिम्हन कमेटी ने और आरबीआई ने लाइसेंस प्रदान किया था। अदर मेजर्स क्या हैं उसको इंक्लूड किया गया है। सेटिंग अप अ ब्रांच ऑफ वेरियस फॉरेन बैंक्स इन इंडिया,
अब देखिए फॉरेन बैंक्स भी आएंगे, जैसे हांगकांग बैंक चाइना का है, संघाई बैंक हो गया, इस तरीके से फॉरेन यूएसए के बैंक्स हो गए, तो वो भी अब इंडिया में आके अपनी ब्रांचेस खोल सकते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, वहां से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और अकाउंट होल्डर को भी प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये अदर द कमिटी अनाउंस दैट आरबीआई एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इक्वली एंड foreign banks could start joint ventures with Indian banks. Payment banks were introduced with the development of field of banking and technology. अब देखिए, अब जो फॉरेन बैंक है वो तो आए ही हैं, और भी बहुत सारे छोटे बैंक हैं, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, इस तरीके से बहुत छोटे बैंक जो पेमेंट बैंक है उनको भी लाइसेंस मिलता गया। Small finance banks were allowed to set their branches across India. A major part of Indian banking moved online or fund transfer. तो अब बहुत सारे ऐसे पार्ट्स जिसमें ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की भी फैसिलिटी मिलती गई। Thus, the history of banking in India show that with the time and needs of people, major development have been brought about the banking sector with an aim to prosper it. तो बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए बैंकिंग रिफॉर्म्स से रिलेटेड और फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए। So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much. रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला रोल क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी है। जो मनी मार्केट होता है उससे रिलेटेड जो मनी के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उसका एक काम जो होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है, पहला। और दूसरा इश्यूअर ऑफ करेंसी। अगर 1 रुपी नोट को छोड़ दे तो जितने भी करेंसीज नोट्स होते हैं उसको इश्यू करने का जो राइट होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को होता है। इस बैंकर्स बैंक भी कहते हैं। अगर बैंक को किसी भी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। बैंक्स हो गया या फिर बैंकर्स टू गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट का जो बैंक होता है तो वो सेंट्रल बैंक होता है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा फंक्शन क्या है, चौथा फंक्शन तो बैंकर्स टू गवर्नमेंट हो गया। पांचवा सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो हमें पता है कि जो स्टॉक मार्केट होता है उसको रेगुलेट करने का काम जो होता है वो सेबी का होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो पूरे मनी मार्केट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगा वो सेबी के द्वारा रिजॉल्व होता है, लेकिन उसके ऊपर जो होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, वो सुपरवाइज करता है सारे बैंक्स को। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हो गए, जितने भी फाइनेंस पब्लिक प्राइवेट सेक्टर तो उसी के अंतर्गत आ जाएगा। उसके अलावा और भी बहुत सारे बैंक्स होते हैं, हम देखेंगे आगे, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया। तो सारे बैंक्स का सुपरवाइजर जो होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। फिर लास्ट फंक्शन क्या है इसका, फॉरेन एक्सचेंज मैनेज। तो फॉरेन एक्सचेंज होती हैं, जो फॉरेन करेंसीज होती हैं उसको एक्सचेंज करने और मैनेज करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होती है। एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो रिकमेंडेशन ऑफ जॉन हिल्टन यंग कमीशन। 1926 में एक रॉयल कमीशन बना था ब्रिटिश इंडिया में जिसका नाम था जॉन हिल्टन यंग कमीशन। तो उनकी सिफारिश पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक ड्राफ्ट तैयार होता है। फिर उसके बाद 6 मार्च 1934 को इनेक्ट होता है, रूल पारित होता है और इसमें 58 सेक्शन होते हैं। फिर फाइनली 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 का आरबीआई का एक्ट, उसके तहत आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है 1 अप्रैल 1935 में। एक्ट कौन सा है, तो आरबीआई एक्ट 1934 हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो ये 1 जनवरी 1949 को हो जाएगा, है ना। आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण हुआ था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1 जनवरी 1949। आरबीआई इज मैनेज्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो आरबीआई को मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। देयर आर 4 बोर्ड ऑफ एट कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एंड चेन्नई। तो इस तरीके से 4 बोर्ड्स बनाए गए हैं कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में। और इसमें एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं और 15 डायरेक्टर्स होते हैं। तो इस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजमेंट होता है। फिर हिल्टन यंग कमीशन एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
तुम्हें पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1926 में हिल्टन यंग कमीशन आया था, जो ब्रिटिश इंडिया के द्वारा सेट किया गया था, जिसे हम रॉयल कमीशन भी कहते हैं, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में प्रोविजन रखा गया। फिर उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के रिकमेंडेशन से इंडियन सेंट्रल बैंक को एस्टेब्लिश किया गया। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने बुक में द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बेस रखा था। वहां से रिकमेंडेशन के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में के एस्टेब्लिशमेंट होता है। Untold story of how RBI was conceptualized, Reserve Bank of India and Dr. B.R. Ambedkar. So Dr. Ambedkar was not just a social revolutionary, he was much more than that. He was an economist with PhD from London School of Economics and was key figure behind the setting up of RBI. He was a jurist with immense knowledge and understanding of various legal and political systems, and he was the main architect behind the Indian Constitution. He also played a key role of establishing labor law and regulation, including maternity benefit in India. Saying Dr. Ambedkar was solely an anti-caste leader is downright insulting to his legacy. What is the RBI? हमने देखा ही है कि आरबीआई का फंक्शन क्या है, इशूइंग करेंसी, नोट्स और कॉइन को इशू करने का जो राइट होता है, 1 रुपए के नोट और कॉइन को छोड़ दें तो आरबीआई का रोल होता है इशू करने के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट्स, जितने भी मनी मार्केट से रिलेटेड पॉलिसीज होती हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का जो रोल होता है वो आरबीआई का होता है। फिर उसके बाद एंश्योरिंग स्टेबिलिटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम, leader of last resort, custodian to the foreign exchange reserves. The Reserve Bank of India is India's central banking and regulatory authority. It is responsible for the supply of currency and regulation of the whole banking system. RBI फाउंडेशन डे 1 अप्रैल 1935 को मनाया जाता है। Classification of banking in India. So there are 5 classification of Indian banking system. पहला सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा कमर्शियल बैंक, जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर में एसबीआई, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंपीरियल बैंक, कैनरा बैंक। प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, यस बैंक, बंधन, आईडीएफसी और फॉरेन बैंक्स। तो ये हमारे प्राइवेट सेक्टर में के बैंक्स होते हैं। स्पेशलाइज्ड बैंक जैसे नाबार्ड हो गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सिडबी होता है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए होता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और उसके बाद एग्जिम बैंक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक है, नेशनल हाउसिंग बैंक और किसान क्रेडिट कार्ड। तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं जो स्पेशल क्षेत्र के लिए होते हैं। जैसे नाबार्ड की बात करें तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 2 अक्टूबर 1975 को होता है कृषि क्षेत्र के विकास के लिए। फिर उसके बाद सहकारी बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स जैसे कि पैक्स हो गया, डीसीबी हो गया, एससीबीज हो गया। डेवलपमेंट बैंक लास्ट, जैसे कि आईएफसीआई, एसएफसीएस और आरआरबी। तो ये हमारे डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं। टॉपिक्स, पहला टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, दूसरा हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, तीसरा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ 6 बैंक्स इन 1980 एंड सब्सिडरी ऑफ एसबीआई नेशनलाइज्ड इन 1959। उसके बाद कंक्लूजन है, इम्पैक्ट ऑफ नेशनलाइजेशन है, और उस लास्ट में लिबरलाइजेशन पीरियड्स 1991 टिल डेट। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो इंडिपेंडेंस के बाद का जो फेज है उसमें हम 3 फेज में इंडियन बैंकिंग सेक्टर के डेवलपमेंट को डिवाइड किया गया है। तो पहला फेज अर्ली फेज है जिसमें 1770 से 1900
1969 तक, ये हम देखेंगे अर्ली फेज जो कि इंडिपेंडेंस से पहले का है। फिर दूसरे फेज में नेशनलाइजेशन फेज जिसको बोलते हैं, जिसमें 14 बैंक का नेशनलाइजेशन इंदिरा गांधी ने किया था 1959 में। तो दूसरा फेज क्या हो जाएगा 1959 से 1991। और तीसरा फेज हमें पता है कि एलपीजी आया था 1992 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें जो लिबरलाइजेशन वाला पीरियड है फेज 3 और द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, तो वो 1991 से अभी प्रेजेंट तक। तो ये 3 फेज में हम बैंकिंग सेक्टर के डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे।